एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। हम हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे। उसमें इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उनको हम लोग पढ़ रहे थे। तब तक अचानक फ़ोन आ गया था, इसलिए बीच में ही क्लास ड्रा करनी पड़ी थी। तो हम दो प्रकार की पद्धतियों पर प्रकाश डाल चुके थे, वर्णानुक्रम पद्धति और दूसरी थी कालानुक्रम पद्धति। ये पद्धतियां इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, इससे कि इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति में जो वर्णमाला के वर्ण हैं उनको रखा गया है, उसी अनुसार उसमें इतिहास ग्रंथ में जो रचनाकार हैं उनके नाम का जो पहला अक्षर है उसके अनुसार ही उनको क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। उनके वर्णों के क्रम के आधार पर जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले स्थान दिया गया है, जिसका नाम बाद में आएगा उसको बाद में स्थान दिया गया है। दूसरी हमने पढ़ी थी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम लेखक या रचनाकारों के जन्म के आधार पर कि किसका जन्म पहले हुआ है, किसका जन्म बाद में हुआ है, तो उस आधार को देखते हुए हमने कालानुक्रम पद्धति को देखा था। अब है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में जो युगीन प्रवृत्तियां होती हैं उसके लिए रचनाकार देखता है, उसका विश्लेषण करता है, तब जाकर के इतिहास ग्रंथ लिखता है। उस युग की विशेषताएं क्या हैं, उस रचनाकार की जो प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति आपका विज्ञान के आधार पर है, तो हम इसमें देखेंगे इस पद्धति में क्या क्या होता है। देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में प्रवृत्तियों या प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। यानी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में उनकी छानबीन ठीक प्रकार से खोज की ये सही है नहीं है, पूरा विश्लेषण करके इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है इसमें भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा जाता है कि भाषा का विकास कैसा हो। इस पद्धति में भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात। तीसरी बात है कि इसमें रचनाकार युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युगीन यानी उस समय की युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इतिहास ग्रंथ लिखता है। इतिहास ग्रंथ लिखता है। इस पद्धति में सबसे पहले अगली बात क्या है कि इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग
सबसे पहले इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ क्या ग्रंथ का नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया है। ये है कि वैज्ञानिक पद्धति में कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि वैज्ञानिक पद्धति में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति में भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा जाता है। इसमें रचनाकार युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इतिहास ग्रंथ लिखता है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया है सबसे पहले। जबकि वैज्ञानिक पद्धति थी। इसके बाद देखते हैं, लिख लिया होगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न आजकल जो है बहुत अंदर से बनते हैं। अब वो समय चला गया कि कोई भी रचनाकार की रचना पूछ ली, उसकी शब्द पूछ ली, उसके उपनाम पूछ लिए। अब आपको कोई भी रचना है तो उसके बारे में अंदर से पढ़ना पड़ेगा, तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये आधार है, कोई किसी भी ग्रंथ के बारे में, पद्धति के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना किस पद्धति में है। जो मुख्य रचनाएं हैं, मुख्य इतिहास ग्रंथ है, उनके बारे में देखना है, सबके बारे में नहीं देखना है। ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति थी। एक हम देखते हैं आलोचनात्मक पद्धति। चौथी है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति क्या होती है? जो रचनाकार हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनके गुण अवगुण, उनके दोष इत्यादि पर चर्चा की जाती है। उनको देखा जाता है कि क्या क्या इन्होंने अच्छी बातें बुरी बातें दोनों का समावेश किया जाता है, आलोचना की जाती है गुण अवगुणों को देख करके। तो किसी भी रचनाकारों के अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाया जाता है। तो उस पद्धति से अगर कोई भी इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है तो उसके लिए आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। ये इसके बारे में 2-3 पॉइंट देखते हैं। इस पद्धति में रचनाकारों एवं रचनाओं के रचनाकारों एवं रचनाओं के परिचय से ज्यादा उनके मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। इस पद्धति में रचनाकारों एवं रचनाओं के परिचय से ज्यादा उनके मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। उनके मूल्यांकन पर बल दिया जाता है।
बल दिया जाता है। यानी इनका मूल्यांकन होना चाहिए, गुण अवगुण क्या है उनके आधार पर, अच्छाई बुराइयों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा की जाती है। इसमें शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर, शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर, शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा की जाती है। रचनाओं की समीक्षा की जाती है। शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर, शास्त्रीय मान्यताओं इसमें रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग हो, उनके आधार पर मान्यता की जाती है। इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अपने ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किया है। इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किया है। ये आपकी आलोचनात्मक पद्धति थी कि इस पद्धति में रचनाकारों एवं रचनाओं के परिचय से ज्यादा उनके मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। इसमें शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा की जाती है। इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किया है। ये आपकी आलोचनात्मक पद्धति थी। और देखते हैं पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति देखते हैं। आलोचनात्मक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति में क्या है कि उसमें समाज को आधार बना करके इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है कि हम जो रचनाएं लिख रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, तो समाज का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या समाज से हमने क्या सीखा, समाज को हम क्या दे सकते हैं। तो इस आधार पर कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उसके लिए समाजशास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। समाजशास्त्रीय पद्धति। अगली 5 नंबर होगी समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति में क्या है, इस पद्धति में यह बताया जाता है, इस पद्धति में यह बताया जाता है, इस पद्धति में यह बताया जाता है कि समाज से क्या ग्रहण किया और समाज को क्या दिया। इस पद्धति में यह बताया जाता है कि समाज से क्या ग्रहण किया तथा समाज को क्या दिया, समाज को
क्या दिया, ये ध्यान रखिए। नहीं, हमें समाज के आधार पर ही इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है, समाज से संबंधित ही कि हम समाज में क्या दे सकते हैं और समाज से क्या ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इसमें रचनाकारों के परिचय के साथ साथ रचनाकारों के परिचय के साथ साथ समाज को आधार बनाया जाता है। समाज को आधार बनाया जाता है। इसमें रचनाकारों के परिचय से के साथ साथ समाज को आधार बनाया जाता है। अब इस पद्धति का प्रयोग किसने किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथों में अब इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं? 3 इनके इतिहास ग्रंथ हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, पहला है। ये कब है? सन 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये है सन 1952 ईस्वी में। 1952 है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये थोड़ी 53 में है, एक रह गया, इसको लिख दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये आपका सन 1952 ये था। ये 2 नंबर पे रहना चाहिए था। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास में समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया। तीनों ग्रंथों में समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है। ये आपकी समाजशास्त्रीय पद्धति थी। समाजशास्त्रीय पद्धति में समाज को आधार बनाया जाता है। समाज को हम क्या दे सकते हैं, समाज से क्या ग्रहण कर सकते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई, उसको हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, वो साहित्य इतिहास में लिखा जाता है। तो वो समाजशास्त्रीय पद्धति है। इसका सबसे पहले प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथों में किया है। एक पद्धति और रह जाती है, उसको देखते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है विधेयवादी पद्धति है, जिसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। तो हिंदी में जो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और विश्व स्तर पर देखा जाए विश्व तो आपका 3 ने किया है, 3 विद्वानों ने उन्होंने किया है विधेयवादी पद्धति। 6 नंबर होगा विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति में क्या है? ये पद्धति इतिहास लेखन की नवीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। ये पद्धति इतिहास लेखन की नवीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, नवीनतम है और सर्वश्रेष्ठ है। इस पद्धति में रचनाकार जाति वातावरण क्षण युग विशेष की प्रवृत्ति भाषा का विकास क्रम शास्त्रीय मान्यताओं रचनाकार की समाज को देन, सब विशेषताएं ये रचनाकार की समाज को देन आदि सभी आधारों पर रचनाकार का मूल्यांकन किया जाता है। विधेयवादी पद्धति है। ये पद्धति इतिहास लेखन की नवीनता एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति में रचनाकार जाति वातावरण क्षण युग विशेष की प्रवृत्ति भाषा का विकास क्रम शास्त्रीय मान्यताओं रचनाकार की समाज को देन आदि सभी आधारों पर रचनाकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें जो इस इतिहास ग्रंथ में जिन रचनाकारों को स्थान दिया जाता है उन सबके बारे में जो प्रवृत्तियां हैं कि इसने समाज के लिए क्या दिया और वातावरण के बारे में उस समय की जो युगीन परिस्थितियां हैं भाषाओं का विकास है उस पर इन्होंने कितना प्रकाश डाला है उस सब का मूल्यांकन करते हुए इसमें स्थान दिया जाता है। आगे देखते हैं इस पद्धति में क्या है। इस पद्धति की सबसे बड़ी देन ये है कि इसमें दोहरा नामकरण है, यानी जो इतिहास के कालों को विभाजित किया गया है जो नामकरण दिया गया है वो दोहरा है। जैसे आदिकाल
उसको वीरगाथा काल, आदिकाल और वीरगाथा काल कह दिया। आपका भक्ति काल है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कह दिया। रीति काल है, उत्तर मध्य काल कह दिया। गद्य काल है, आधुनिक काल कह दिया। तो ये दो दो नाम जो है ये सबसे बड़ी विशेषता है कि रचनाकार ने दो दो दोहरा नामकरण किया है। इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता दोहरा नामकरण है। अगला पॉइंट, इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता, इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता दोहरा नामकरण है। दोहरा नामकरण, इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता दोहरा नामकरण है। इसमें रचनाकारों का परिचय कालानुक्रम में दिया जाता है। अगला पॉइंट, इसमें रचनाकारों का परिचय, इसमें रचनाकारों का परिचय कालानुक्रम में दिया जाता है। कालानुक्रम में दिया जाता है, यानी उनके जन्म के आधार पर, कब किसका जन्म हुआ उसको वरीयता के आधार पर दिया जाता है। अगला पॉइंट, प्रवृत्तियों के विश्लेषण में तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रवृत्तियों के विश्लेषण में तुलनात्मक अध्ययन अपनाया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन अपनाया जाता है। जो विशेषताएं हैं उनमें उस युग की विशेषताएं और भी लेखकों विशेषताओं से तुलना की जाती है। अगला, विश्व में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले, विश्व में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले टेन के लिए कुछ किताबों में 10 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये 3, विश्व में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग 10 ने किया। 10 ने किया है, इसलिए 10 को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इसलिए 10 को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। विश्व में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले 10 ने किया, इसलिए 10 को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। एक पॉइंट और लिखेंगे कि हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग, ने हिंदी में थोड़ी लिखा था अपने इतिहास ग्रंथ, लिखेंगे कि हिंदी के साहित्य इतिहास में, हिंदी के साहित्य इतिहास में सबसे
सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ, अपने इतिहास ग्रंथ लिख सकते हैं, अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है। तो ये आपके हो गई पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की पद्धतियाँ कौन सी थी। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ, लेखन, किस प्रकार से लेखन हुआ, कैसे हुआ, उनकी पद्धतियाँ, इन पर चर्चा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ देख चुके हैं, उनकी परिभाषाएं देख चुके हैं और इनकी पद्धतियाँ देख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, आपका कारसदा तासी हैं, ग्रियर्सन हैं, मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनमें जो उनकी जो विशेषताएं होंगी, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास समझ में आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।